सबसे पहले। टीवी टुडे खबर। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब के जिन 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया गया है उनमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी शामिल हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सील होने वाले इलाकों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। तमाम सरकारी, निजी दफातर और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। बैंकों को खुला रखने और रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की इजाजत भी होगी। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि लाहौर समेत पंजाब के 7 मुख्तलिफ शहरों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और पंजाब के जिन 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया गया है उनमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी शामिल है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार मौजूद हैं। शहराज निसार, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर में जो है वो मजीद 7 इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जिसमें EME सोसाइटी, टाउनशिप, ग्रीन टाउन और दीगर इलाके शामिल हैं। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद से हमारी इस हवाले से बात भी हुई है। कल उन्होंने टीवी टुडे को बताया था कि रात 12 बजे से जो है वो लॉकडाउन किया जाएगा, जो कि कर दिया गया है। और ये भी हमें पता चला है कि सूरत हाल जो है वो कोरोना वायरस की पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, लेकिन हिफ्ज़-ए-मात कदम के तौर पर जो है वो जिन इलाकों में भी केसेस की तादाद जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आ रही है उनको जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है। और लाहौर के बाकी जो 73 इलाके थे वहां से लॉकडाउन खत्म किया गया है और अब सिर्फ 7 इलाके हैं जो 24 जुलाई तक जो है वहां पर लॉकडाउन रहेगा। जी शहराज निसार, ये बताइएगा कि लाहौर में पहले भी लॉकडाउन किया गया था लेकिन ऑब्जर्वेशन ये थी कि उसको फॉलो नहीं किया गया। अब बताइएगा किस तरह का लॉकडाउन है, क्या इकदाम किए गए हैं? जी, फॉलो करना देखिए शहरियों की जिम्मेदारी है और उनको ये देखना भी चाहिए और सोचना चाहिए। पहले जो लोग ये कहते थे कि जी कोरोना है ही नहीं और हमारा कोई अजीज जो है या कोई दोस्त जो है वो जाँ बहक नहीं हुआ, अब जब घरों में लाशें गई हैं तो लोगों ने इसको थोड़ा सा सीरियस भी लिया है। इसी वजह से जो है वो कोरोना वायरस जो है वो थोड़ा सा अब सूरत हाल तब्दील हुई है और पेशेंट जो है उनकी तादाद भी कम हुई है। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर तमाम CSP क्लास जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी सिविलाइज लोग हैं जो समझ रहे हैं, डॉक्टर खुद अगर मास्क पहन रहे हैं तो फिर शहरियों को भी पहनना चाहिए। ये स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना चाहिए कि जी कोरोना नहीं है या खत्म हो चुका है, इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। अब जिन 7 इलाकों में आज जो लॉकडाउन किया गया है वहां पर सिर्फ 4 दिनों में 397 केसेस जो है वो सामने आए हैं। इसीलिए ये फौरी तौर पर फैसला किया गया है कि अगर इस इलाके में जो है वो बड़ा हुआ है और अब जो नया SOP जारी हुआ है और जो मीटिंग वज़ीर-ए-आला पंजाब की सदारत में की गई है वो यही की गई है कि जिन इलाकों में भी केसेस की तादाद ज्यादा होगी सिर्फ वहां पर लॉकडाउन किया जाएगा और इसी SOP पर अमल दरामद करते हुए जो है वो 7 इलाकों में। शहराज निसार, ये बताइएगा कि लॉकडाउन किस तरह का होगा? क्या वो जो इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन किया जाएगा, क्या वहां के अवाम को बाहर निकलने की इजाजत होगी शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए? जी बिल्कुल, ये सेम SOPs हैं कि वहां पर जो फैमिलीज हैं उनमें जो सरकारी मुलाजम है, निजी सरकारी मुलाजम है, एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं उनको आने जाने की इजाजत होगी। और फैमिलीज जो है वो जैसे आजादाना घूमती हैं वैसे नहीं होगा। कोई भी फैमिली का एक फर्ज जो है जो उसके इलाके का रहायश पजीर है वो ग्रोसरी के लिए भी जा सकता है, अपने सामान खरीदने के लिए जा सकता है, लेकिन वहां पर रिश्तेदारों की और दोस्तों की जो है वो आने जाने पर पाबंदी होगी। जो मुकामी रहायशी है उन फैमिलीज में से एक आध बंदा जो है वो बाहर जा सकता है और जो मुलाजिम है सरकारी या गैर सरकारी वो भी अपने दफ्तरों में जा सकते हैं। लॉकडाउन ये सिर्फ इसलिए किया गया, इसमें नरमी है काफी, लेकिन शहरी इसको समझे तो फिर इस लॉकडाउन को जो है वो कामयाब किया जा सकता है। जी शहराज, ये बताइएगा कि अवाम का रद्द अमल क्या है इस लॉकडाउन के हवाले से? लेकिन शुरू में जब लॉकडाउन किया गया था तो अवाम का जो है वो रद्द अमल कुछ और ही था और अवाम को वैसे भी आदत पड़ चुकी है वो रद्द अमल देने की, नेगेटिव रद्द अमल देने की। ये नहीं सोच रहे। देखिए, अगर पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद है जिन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, तो उनको जो कोरोना वायरस में 71 पुलिस मुलाजिम शहीद हो चुके हैं, अभी तक उनको जो इमदाद मिली है वो पुलिस की अपनी तनख्वाहों से कटौती हो रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने बाकी
सिफारिश की है महकमों के लिए, लेकिन पंजाब पुलिस के लिए अभी तक लॉलीपॉप ही है कि जी देंगे। तो लॉकडाउन में पुलिस के साथ जो है वो तावन करने से जो है वो जो मुकामी रहायशी हैं वो उन्हीं का फायदा है। इसमें पुलिस ने उनको रोक के कोई उनसे पैसे नहीं लेने हैं, ये शहरियों को समझना चाहिए। अभी जो कनात लगाई गई है उन लॉकडाउन वाले इलाकों में या बैरियर्स लगाए गए हैं, तो वहां पर जो रहायशी है ये उनका फायदा है अगर वो इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। जी शिराज, ये बताइएगा आखिरी सवाल आपसे, लाहौर के जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर कितने केसेस सामने आए हैं? जी 3 दिन में जो है वो 400 से ज्यादा केसेस हैं वो सामने आए हैं, इसी वजह से फैसला किया गया था। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में एक टीम और भी बनी हुई है जो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं शहर का। इसी तरह जो बाकी 7 शहरों में भी लॉकडाउन किया गया है वहां पर भी टीमें बनाई गई हैं और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी सरबराही कर रहे हैं कि वो इस हवाले से बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं कि किन इलाकों के केसेस जो है वो उनको मॉनिटर किया जा रहा है, ज्यादा आ रहे हैं और उन्हीं इलाकों में जो वो लॉकडाउन किया जा रहा है। लाहौर में भी जो अभी 7 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वो इसी बुनियाद पर किया गया है कि 3 दिनों में जो है वो 400 से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर के जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर पिछले 3 रोज में 400 से ज्यादा केसेस आए हैं। हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। पूरा शहर लॉकडाउन करने के बजाय जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उन्हीं को लॉकडाउन किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है। जी हाँ, पंजाब के जिन 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया गया है उनमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी शामिल है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सील होने वाले इलाकों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। तमाम सरकारी, निजी दफातर और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। बैंकों को खुला रखने और रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की इजाजत होगी। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन, उनसे जानेंगे कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है और किन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। शाहिद हुसैन, ये बताइएगा मुल्तान के किन इलाकों को सील किया गया है? मुल्तान में 4 से 5 इलाकों को लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन। जहां पर कोरोना के केसेस तादाद ज्यादा है उन इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है। और इसके अलावा बाकी पूरे मुल्तान में SOP की भी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन उन इलाकों को लॉकडाउन नहीं किया जा रहा क्योंकि इस इंतजामिया की मुकम्मल बेहिसी है और इंतजामिया नाम की कोई चीज वहां पर नजर नहीं आ रही। जी लेकिन शाहिद हुसैन, जैसा कि मुल्तान में भी लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया गया है वहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा? देखिए, जिन इलाकों को लॉकडाउन किया गया है वहां पर अमल दरामद सख्ती से हो रहा है और वहां पर सहाफी हजरात और अपना मुलाजमीन को आने जाने की परमिशन है और इसके अलावा आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान के इलाकों में लॉकडाउन किया गया है और सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट हो जाएगी तो ये कुछ दोस्त हमारे कहते हैं ये तो जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है क्योंकि ये फाइनेंसिंग सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोई ऐड नहीं है, कोई किसी का वो नहीं, ग्रांट नहीं है, बल्कि ये लोन है जो सिंध गवर्नमेंट ने पे करना है और हमने इसको आइडेंटिफाई किया है और ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो वाटर, सेवरेज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है KWSIP के तहत उस पर काम हो रहा है, जिसमें एक MOU सईद गनी साहब जो मिनिस्टर थे उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था, उसके बाद उन्होंने उसको आगे भी बढ़ाया था। तो दूसरा जो MOU है वो फिर मैंने वो किया। तो एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर तरीक़ेकार से, एक मैकेनाइज तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी और मैं आपसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप उसमें हमारी रहनुमाई भी करें। जहाँ पे कोई इस तरह का इश्यूज आते हैं वो वैसे भी आप हाईलाइट करते हैं, उसके साथ जहाँ हमारा ये कोई काम हो रहा है तो काइंडली उसको भी हाईलाइट करें ताकि सबको इल्म में हो कि
آپ جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں, دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں. جہاں ہماری کوتاہی ہے وہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو آج کا جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی. سعید غنی صاحب کچھ اور ایشوز پر آپ سے بات کریں گے, پھر آپ کے کوشچن ہم لے لیتے ہیں. بہت شکریہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور جو اس وقت ملک میں ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے, اور جو عوامی ایشوز ہیں, جو ملک کے جینون مسائل ہیں, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی, اور بلکہ شاید کسی حد تک وہ کامیابی ہوئے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بین کر دیا گیا. تقریباً یورپ نے بند کر دیا, کل امریکہ نے کر دیا, اس سے پہلے مختلف اور ممالک میں اور خطوں نے اس کو بند کر دیا. اتنا بڑا نقصان شاید پاکستان کی تاریخ میں پی آئی او کو نہیں پہنچا ہوگا جتنا اس حکومت کے نااہل اور نالائق وزراء کے چند بیانات کی وجہ سے پہنچا ہے. یہ بڑا ایشو ہے, اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ دانستہ تھا یا غیر دانستہ تھا. اگر آج بھی ان کے وزیر اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, تو پھر مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد کار فرما ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی او کو بھی اسٹیل مل کی طرح زمین بوس کریں, اور اس کے بعد پھر اپنے کسی جو ان کے اے ٹی ایمز ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی سودے بازی کر کے اور مسئلہ کر دیں. یہ توجہ اس سے ہٹا دی گئی. کل جو ہے عدالتوں میں دو چیزیں ہوئیں. ایک جو پیٹرول کا بحران یہاں پیدا کیا گیا, پوری دنیا میں پیٹرول ملتا رہا, خریدنے والا کوئی نہیں تھا. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جہاں لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا. اس پر لاہور ہائی کورٹ نے ایک کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور کہا ہے کہ کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائے کہ یہ جو پیٹرول مافیا ہے انہوں نے پاکستان کے غریب لوگوں کی جیبوں پر کتنے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے. جو 27% سے لے کے 66% تک اس حکومت نے بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی وجہ کے قیمتیں بڑھا دی تھیں. اس سے توجہ ہٹا دی گئی لوگوں کی. چینی کے اسکینڈل پر بھی جو ڈاکہ مارا گیا تھا, چینی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پر 300 ارب سے زائد پاکستانی عوام کی جیبوں سے پیسے نکال دیے گئے. اس سے لوگوں کی نظریں ہٹانا چاہتے ہیں. اور کل ایک اپیل فائل کی شوگر مل ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پہلے جو ایک فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف. چلیں اس میں باقی تو جو لوگ ہیں سو ہیں, لیکن جہانگیر ترین صاحب بھی اس اپیل میں ہیں, خسرو بختیار صاحب کی فیملی بھی اس اپیل میں ہے, اور ایک کوئی علی رضا دریشک صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ بھی اس اپیل میں. ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مافیاز کے خلاف ہے اور ہم نے کمیشن بنایا اور ہم نے یہ کچھ کر دیا, بڑا اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. دوسری طرف کارروائی کچھ نہیں کی, جہانگیر ترین کو باہر جانے دیا, اور پھر ان کے ہی لوگ, ان کے ہی لیڈرز, ان کے ہی کیبنٹ کے ممبرز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے کہ جی جو یہ کمیشن بنا تھا اس کے اندر یہ فلاس تھے, وہ فلاس تھے. تو یہ بھی ایک نیا ٹوپی ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اس سے بھی توجہ ہٹا دی لوگوں کی. ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی, اس سے توجہ ہٹا دی لوگوں کی. پنجاب میں گندم کا شدید ترین بحران ہے. جس گندم کی بوری کی قیمت پنجاب کی اپنی حکومت نے 800 کچھ روپے رکھی ہوئی ہے, وہ 1100 سے اوپر میں مل رہی ہے پنجاب میں. اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی. اور پنجاب میں گندم کی بحران کی وجہ سے امکان ہے کہ ہمارے یہاں بھی ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے صورتحال. اللہ کا شکر ہے ابھی تک چیزیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو نالائکی انہوں نے کی ہے, یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس سے توجہ ہٹا دی لوگوں کی. ان کی اپنی کابینہ کے اندر, چاہے وہ وفاقی ہو, پنجاب کی ہو, کے پی کے کی ہو, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے, ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں وہ کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھ کر. اس سے توجہ ہٹا دی لوگوں کی انہوں نے. صرف ایک کوئی, پھر یہ کرونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرونا پر یہ موجودہ نالائق, نااہل, سلیکٹڈ حکومت صرف پاکستانی قوم کو نہیں دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے. اور انہوں نے ٹیسٹ ختم کر دیے, تقریباً آدھے سے بھی کم پر لے کر آ گئے.
اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ کرو فلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. بھائی تم کل ٹیسٹ زیرو پہ لے کے آ جاؤ, کرو زمین پہ آ جائے گی, زیرو ہو جائے گا پاکستان میں کرونا. آپ ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے ٹیسٹ کرنا کم کر دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ پوری قوم کو, پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا ہمارے کنٹرول میں آ گیا. یہ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ بھئی وہ آپ ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی سوچ, ایک ہی مزاج, ایک ہی طریقہ, ایک ہی طریقہ بات ہے. تو یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے اس نے بھی امریکن ٹرمپ کے جو فلسفہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ٹیسٹ کم کر دیے, اور ٹیسٹ کم کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی جو اموات کی شرح تھی وہ بھی کم ہو گئی, اور پھر کہتے ہیں کہ جی جو ٹیسٹ آ رہے تھے, جو لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے ان کی شرح بھی کم ہو گئی. بھائی آپ ٹیسٹ کرنا شروع کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ متاثر ہیں. اس سے بھی لوگوں کی توجہ ہٹا دی. تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسی چیز کو عوام کے سامنے لے کر آ جائے جو 5-6 سال پہلے یہ سارے بینڈ بج چکے ہیں, اس سے زیادہ ہو چکا ہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں عزیر بلوچ کی GIT کی, تو اس دوران پچھلے 5 برسوں میں ٹرائل ہوئے ہیں, مقدمے چلے ہیں, چالان پیش ہو گئے ہیں عدالتوں میں. اگر GIT کی رپورٹ ہوتی, اگر 164 کا اسٹیٹمنٹ جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ ہوتا, تو بھائی آپ جا کے ان عدالتوں میں جہاں مقدمات چل رہے ہیں, علی زیدی صاحب جا کے بن جائے گواہ وہاں پر, وہاں جا کر بتا دیں جی میرے پاس تو یہ شواہد ہیں اور اس میں تو عزیر بلوچ نے یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, ساری جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ جا کے سزا دلائیے. یہ جو موٹر سائیکل سوار, ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار جو چٹھی ان کے گھر پہ, لفافہ ان کے گھر پہ چھوڑ کے گئے, حالت تو دیکھیں آپ بھائی. آپ مجھے تو کوئی سوچ ہے, وفاقی وزیر بن گئے, عقل نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ پہنچا دیا, لیکن سوچ اور جو سطحی سوچ ہے وہ وہیں پہ ہے. اور یہ صحیح UC ہار گئے تھے, یہ اسی لائق ہے, یہ کونسلر بننے کے لائق بھی نہیں ہے. MNA بنا دیے گئے, اس قوم پہ مسلط کر دیے گئے, لیکن تماشا بنایا ہوا پوری قوم کا, پوری ملک کا. 164 کا اسٹیٹمنٹ عزیر بلوچ کا ہے, جس کو یہ خود کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے, قاتل ہے, یہ خود کہتے ہیں, بڑے دڑلے سے کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ دہشت گرد ہے, اس نے یہی کہا ہے. میں ایک 164 کا آج آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ لے کر آیا ہوں, پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے. چھوٹا سا ہے, کسی دہشت گرد کا نہیں ہے. ایک صاحب ہیں اسرار اللہ خان گنڈا پور صاحب, اور یہ جو اسرار اللہ خان گنڈا پور صاحب تھے, یہ PTI کے NPA تھے. وہ خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے, اور ان کے ساتھ 7 اور افراد بھی شہید ہوئے اور 13 افراد زخمی ہوئے. خودکش دھماکہ ہوا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیے. اس مقدمے میں اسرار اللہ گنڈا پور صاحب کے بھائی نے 164 کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور یہ دہشت گرد نہیں ہے جس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, جس کے لیے ہم کہیں کہ جی یہ تو بڑا وہ تھا, اس نے بیان دے دیا. یہ PTI کے MPA کا بھائی ہے, اور وہ اپنے 164 کے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتا ہے, میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا وہ ٹائم بچے, زیادہ لمبا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا جس میں 7 افراد شہید ہوئے, 13 افراد زخمی ہوئے. اس دوران میں مسلسل ملزمان تک پہنچنے اور ان کی تلاشی میں لگا رہا, اور لوکل پولیس بھی اس تگ و دو میں لگی رہی. اب مجھے مختلف ذرائع اور طریقے سے پتہ چلا ہے, جس کی میں نے خود تسلی اور یقین دہانی کی ہے, کہ اس وقوع میں علی امین گنڈا پور, جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہے PTI کی کابینہ میں, اس وقت یہ MPA تھے اور وزیر تھے, سابق وزیر مال ریونیو منسٹر تھے شاید, اس کا بھائی عمر امین تحصیل ناظم ولد میچر ریٹائرڈ امین اللہ گنڈا پور, اور مسمی زاہد الرحمان ولد عبد الرحمان ملوث ہیں, جنہوں نے بطور سیاسی دہشت گرد کردار ادا کرتے ہوئے وقوع بالا کی پلاننگ کی اور مکمل طور پر فائنینسنگ کی
اور بطور سہولتکار اپنا کردار ادا کیا. وقوع بالا کا مقصد ملزمان بالا نے اپنی ناپاک سیاست کا راستہ صاف کرنا تھا. میں بطور برادر شہید اسرار اللہ خان گنڈا پور ملزمان بالا علی امین، عمر امین اور زاہد الرحمان پر دعویٰ کرتا ہوں. یہ 164 کا بیان کسی دہشت گرد کا نہیں ہے، قاتل کا نہیں ہے، چور کا نہیں ہے، بدنام زمان آدمی کا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی اے کے بھائی کا ہے جو اس نے عدالت کے سامنے ریکارڈ کروایا ہے. یہ 2018 میں ریکارڈ ہوا ہے جون میں. کیا پی ٹی آئی کے یہ جو بظاہر پارسا نظر آنے والے لوگ ہیں جو دہشت گردی کے خلاف بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، جو قاتلوں کے خلاف بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی اپنی جرت ہے کہ وہ 164 کا بیان کوئی بنیاد بنا رہے ہیں؟ نا تو اب تو جی آئی ٹی والی کہانی مک گئی، اب 164 کے بیان پہ آ گئے ہیں. 164 کے بیان کو کیا یہ اس کو مانیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر عزیر بلوچ کا بیان جو ابھی بھی مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مشکوک ہے، پھر جن حالات میں دیا گیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، اس کے بیان پر تو یقین ہے. جو میں نے کل کہا نا، پرسوں کہا تھا جب آخری پریس کانفرنس میں، جسٹس وجی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اکبر اس بابر کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، ریحان خان کی باتوں پر یقین، سارے جھوٹے ہیں. عائشہ گلالئی بھی جھوٹی ہے، اس کو بھی کہیں گے جھوٹا ہے. لیکن ذوالفقار مرزا بہت معتبر آدمی ہے بھائی، وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. جو عزیر بلوچ نے کہا ہے وہ سارا صحیح کہا ہے. جی آئی ٹیز وہی 3 آئی نا، ایک عزیر بلوچ کی ہے، ایک نثار بورائی کی ہے، ایک بلدیہ ٹاؤن کی ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی کدھر غائب ہو گئی ہے بھائی؟ اس پر کیوں بات نہیں ہوتی ہے؟ آپ تو دہشت گردی کے خلاف ہو نا، پھر وہ پیپلز پارٹی نے کی ہو، ایم کیو ایم نے کی ہو، امین گنڈا پور نے کی ہو، کسی اور نے کی ہو، سب پہ بات کرنی چاہیے آپ کو. بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی کو انہوں نے اسکرین سے غائب کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ اتحادی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی اصول پرستی پھر سب پہ نافذ ہونی چاہیے. آپ کی نفیس اتحادیوں کا رہنما یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد انور کہتا ہے کہ میں نے بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لیے اپنی پارٹی کے لیے، اور وہ پیسے میری پارٹی نے استعمال کیے کراچی میں جو بھی حالات ہوتے رہے اس کے لیے، اس پر سوال نہیں ہے. پی ٹی آئی کا اپنا جو فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے جس سے یہ بھاگ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کوئی صفائی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہے. اس فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی اسرائیل سے پیسے ان کو ملے ہیں، بھارتیوں نے پیسے ان کو دیے ہیں. چلے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں سمجھ آتا ہے بھائی ان کا ملک ہے، ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے دے دیے ہوں گے، وہ بھی غلط غیر قانونی طور پر لیے انہوں نے. لیکن چلیں یار، یہ بھارتی شہریوں کو کیا محبت ہو گئی پی ٹی آئی سے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، اس کو چندہ دے رہے ہیں؟ یہ اسرائیلیوں کو کہاں سے محبت ہو گئی ان سے کہ ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں کہ جا کر بھائی پاکستان میں پارٹی بناؤ اور الیکشن لڑو اور جیتو؟ یہ جواب دینے چاہیے ان کو. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ $3 ملین شوکت خانم کے چندے کے علی زیدی نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے تھے. پتہ نہیں کسی نے پوچھا نہیں پوچھا اس سے. میں تو کہتا ہوں اس جواب میں انکار کرے اس کا کہ نہیں کیے، میں بتاتا ہوں. پھر اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں عزیر بلوچ یہ کہتا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی کے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں. علی کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ نالوں کی مکمل صفائی اگست کے آخری ہفتے تک مکمل ہوگی. جب تک کچرا لینڈ فل سائٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ادائیگی نہیں کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ کچرا لینڈ فل سائٹ پر پہنچا جائے گا جہاں اس کا ویٹ ہوگا. اہم خبر شامل کریں گے. چودھری شجاعت حسین نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے اہم انکشافات سے پردہ اٹھایا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں. چودھری شجاعت نے نواز شریف کے مختلف فیصلوں بارے بھی حقائق بیان کر دیے.
चौधरी शुजात हुसैन ने इंकशाफ किया कि मौलाना फजल रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई में कोई आदमी मर गया तो इल्जाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया। चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ फैसलों बारे भी हकायक बयान कर दिए हैं। जी हाँ, चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया है। चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ फैसलों के बारे में भी हकायक बयान कर दिए हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने इंकशाफ किया है कि मौलाना फजल रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, चौधरी शुजात हुसैन ने इंकशाफात किए हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ फैसलों के बारे में भी हकायक जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में सामने लेकर आए हैं। उनके मुताबिक ये है कि हम सबको तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वाक़यात जो है उससे इस्लाह हासिल करनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे, तहम इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था। शुजात हुसैन ने मजीद इंकशाफ किया कि सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप बात करें, तहम चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती मुज़ाकरात के मेंबर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान से बात की और चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात करके मशवरा दिया कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अगर मार कुटाई हो गई तो कोई आदमी मर सकता है और इसका इल्जाम देने पर कोई तैयार नहीं होगा। तहम वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से जो है मुर्दे इल्जाम जो है वो ठहराया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद बताया कि मौलाना फजल रहमान के मामले पर हमारी पार्टी पर भी इल्जाम लगाया गया है। हालांकि परवेज इलाही ने बाहमी मुशावरत और अपनी सोच के मुताबिक मामला अफहाम और तफहीम से हल किया। उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो भी बताया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो है वो मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करना चाहते थे, तहम उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि मैंने खिलाफ किया और कहा कि सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उस पर ये अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तहम उनका कहना था कि उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि वो मलिहा लोधी की गिरफ्तारी की नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, जिस बिना पर ये नवाज शरीफ ने उनकी हिदायत पर अमल किया और मामले को रफा दफा किया। तहम शुजात हुसैन की जानिब से फजल रहमान के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं, मजीद जो है नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। इस हवाले से हुकूमत और दीगर जो रकीन हैं वो भी इस बारे में मशावरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग काफ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी है, तो इनमें आपस में जो इख्तिलाफात हैं अभी तक वो बरकरार हैं कि इनके हुकूमत ने जो वादे किए थे मुस्लिम लीग काफ के साथ वो वफा नहीं किए। इस हवाले से आमतौर पर खबरें जो हैं वो तो सामने आती हैं कि दोनों का इत्तेहाद जो है वो भी कायम है, लेकिन अंदर खाना जो है इनमें इख्तिलाफात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, जिस बिना पर आज चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही के बारे में जो हकायक से जो चीजें पोशीदा थी वो आज अयां कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया। चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ फैसलों बारे भी हकायक बयान कर दिए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर।
गिरदो पेश के वाकयात पर। खबर और उससे जुड़े हकाइक, इक्तदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी अरूज पर शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10-10 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी और हब्स में आवाम का जीना दुबर हो गया। जबकि कराची में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए शहरियों को गैस से महरूम करने का फैसला भी कर लिया गया है। आज से 3 दिन के लिए CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ये सप्लाई के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। सन्नतकारों ने बिजली की बंदिश के बायस एहतजाज का फैसला किया है। आपको बता रहे हैं कि कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है और 10-10 घंटे तक पहुंच चुका है, जिससे आवाम शदीद परेशान है। जी हां, कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी अरूज पर है। शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी और हब्स में आवाम का जीना दोभर हो गया। जबकि कराची में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए शहरियों को गैस से महरूम करने का फैसला कर लिया गया है। आज से 3 दिन के लिए CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ये सप्लाई के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। सनतकारों ने बिजली के बाद गैस भी बंद करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी अरूज पर पहुंच चुकी है और शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी और हब्स में अवाम का जीना दोभर हो गया। जबकि कराची में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए शहरियों को गैस से महरूम करने का फैसला कर लिया गया है। आज से 3 दिन के लिए CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ये सप्लाई के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। सनतकारों ने बिजली के बाद गैस बंद करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। कराची के अवाम शदीद बहरान का शिकार है। 10-10 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और हब्स में आवाम का जीना दुभर हो गया। जबकि कराची में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए शहरियों को गैस से महरूम करने का फैसला भी कर लिया गया है। आज से 3 दिन के लिए CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ये सप्लाई के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। सनतकारों ने बिजली के बाद गैस बंद करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 5098 हो गई हैं। मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,43,599 हो गई। 2,375 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,49,092 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 75 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1,677, पंजाब में 1,972, खैबर पख्तूनख्वा में 1,063, बलूचिस्तान में 125, गिलगित बल्तिस्तान में 34, आजाद कश्मीर में 41 और इस्लामाबाद में 146 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,751 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 85,261, सिंध में 1,09,000, खैबर पख्तूनख्वा में 29,406, बलूचिस्तान में 11,099, गिलगित बल्तिस्तान में 1,619,
इस्लामाबाद में 13,829, आजाद कश्मीर में 1,485 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,22,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 5,53,000 से बढ़ गई। 71 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 5,53,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,35,822, ब्राजील में 69,254, रूस में 10,843, भारत में 21,623, तुर्की में 5,300, ईरान में 12,305, अफगानिस्तान में 957 और सऊदी अरब में 2,100 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,602, इटली में 34,922, स्पेन में 28,401 और फ्रांस में 29,979 हलाकतें हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत ने 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हालात ठीक हो गए तो इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। SOPs पर नजरसानी की जाएगी। अगस्त के पहले और फिर तीसरे हफ्ते फैसले पर नजरसानी करेंगे। सूबों से दरखास्त है SOP से मुतालिक तजावीज़ भिजवाएं। सितंबर के पहले हफ्ते सेहत के मामलात से मुतालिक मुशावरत होगी। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि ये फैसला किया गया है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हालात ठीक हो गए तो इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। SOPs पर नजरसानी भी की जाएगी और अगस्त के पहले और फिर तीसरे हफ्ते फैसले पर नजरसानी करेंगे। सूबों से दरख्वास्त है कि SOPs से मुतालिक तजावीज़ भिजवाएं। सितंबर के पहले हफ्ते सेहत के मामलात से मुतालिक मुशावरत भी होगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी है। कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, लिहाजा आवाम गुज़िश्ता ईद की तरह इस ईद पर लापरवाही ना बरतें। अगर आवाम ने ईद उल अज़हा पर लापरवाही बरती तो वायरस बहुत तेजी से फैलेगा। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट सेंटर 40 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया गया है। अपनी कौम को बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की। हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेजी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेजी से वायरस फैली और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का खास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। क्योंकि ये अल्लाह ने करम किया है और हमारी NCOC, हमारी जो कमांड सेंटर था, उसने बाकायदा जो इंस्ट्रक्शंस दी, सूबों ने कोऑपरेट किया, सब ने मिलके आज एक ऐसा पाकिस्तान में वक्त आ गया कि हम उन मुल्कों में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं। लेकिन मैं खास आपको आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूं कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक,
रिपोर्टियों से रसदगाहों तक तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद, खेल की सियासत और खेल से खेल